हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। यान्सली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 1 का हमारा ये मैराथन क्लास नंबर फर्स्ट है। तो हमारा मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुका है और ये आपके लिए एक जेआरएफ बूस्टर साबित होगा। अगर आप टारगेट कर रहे हैं जेआरएफ अचीव करना, तो ये आपके लिए एक पुश देगा। आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में हेल्प करेगा जो हमने पढ़े हैं बहुत डिटेल में। लेकिन क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारी टेंडेंसी है ना, वो यही है कि हम कुछ चीज़ों को अगर रिवाइज़ ना करें तो भूल जाते हैं। और मेरे जितने भी बताने के बाद या मैम के जितने भी बताने के बाद भी आप लोग, मैं जानता हूँ कि उतने अच्छे से रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। तो इसके लिए ये मैराथन क्लास इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिर्फ मैराथन क्लास के लिए हमसे जुड़े हैं तो एक बार देखिए क्वालिटी क्या है और कितने अच्छे तरीके से, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये मैराथन क्लासेस चलेंगी। और देखिए आप लोगों के फीडबैक के ऊपर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन आंसर बेस्ड मैराथन क्लासेस मुझे लगता है कि ज़्यादा कारगर साबित होंगी। क्योंकि देखिए थ्योरी से बेहतर है कि क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्लासेज अगर हम करें तो उसके थ्रू हम थ्योरी को भी समझेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हमारा कंप्लीट होता रहेगा, यानी कि हमारे जो प्रैक्टिस हैं वो भी होता रहेगा। तो देखिए ज़्यादा लंबा क्लास करना मैराथन क्लास नहीं होता है, ज़्यादा चीज़ों को कम समय में कवर कर लेना ही मैराथन होता है। लोग समझते हैं कि मैराथन क्लास मतलब एक एक बार में 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस दे दो, तो वो मैराथन क्लास उसका मतलब नहीं है। मैराथन क्लास का मतलब है कि वो कंटेंट ज़्यादा कवर होना चाहिए। और क्योंकि ये रिवीजन है तो इसमें ज़्यादा ओवर टाइम देने का मतलब नहीं है, आपको खुद से प्रैक्टिस करने का भी टाइम होना चाहिए। तो जून 2024 के एग्ज़ाम में मैं चाहता हूँ आप बेहतर से बेहतर करें और उसके लिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस क्लास को, हमारा मैराथन क्लास नंबर फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग भी, और जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर लर्नर, फिर जो भी हमारा क्लासरूम है कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, लर्नर कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो आप मान के चलिए कि यूनिट 1 का ये आधा पोर्शन जो है हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट से। क्या होता है टीचिंग कॉन्सेप्ट? तो देखिए टीचिंग से अगर स्टार्ट करें तो टीचिंग जो है ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी शिक्षण जो है ना वो क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। किस चीज़ का? जो लर्नर्स हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको नॉलेज इम्पार्ट करने का, यानी कि उनको ज्ञान, उनको स्किल्स यानी कौशल, और उनको वैल्यूज़ यानी मूल्य प्रदान करने का एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित क्यों है? क्योंकि देखिए एक जगह डिसाइडेड है कि आपको स्कूल या कॉलेज जाना है ना, स्कूल या कॉलेज आपको पहुंचना है। इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइडेड है कि आपको किस यूनिफॉर्म में जाना है, किस तरीके से बिहेव करना है, और ये डिसाइडेड है कि कौन आपको ये टीचिंग कराएगा, यानी टीचर या फिर लेक्चरर जो भी हैं। तो ये डिसाइडेड है। करिकुलम डिसाइडेड है कि आपको पढ़ना क्या है, तो करिकुलम भी डिसाइडेड है। और लर्निंग आउटकम डिसाइडेड है कि आप पढ़ने के बाद क्या कुछ करने के काबिल हो जाओगे, तो लर्निंग आउटकम डिसाइडेड है। और इसके बाद आपको एक क्लास प्रमोट कर दिया जाएगा या कुछ आपके नॉलेज में इजाफा तो ज़रूर होने वाला है। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना इसको सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाती हैं, यानी इसको एक व्यवस्थित प्रक्रिया बनाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड मैनर्स में हो रहा है। ये इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों और छात्रों के बीच नियोजित बातचीत शामिल है, यानी एक प्लान्ड इंटरेक्शन होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट जो है ना वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि जो आपका सीखने की जो प्रक्रिया है ना उसमें, और उसको सुगम बनाने के लिए। तो टीचर स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही लर्निंग हो पाती है। तो याद रखिए ये टीचिंग जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पर हम नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़ गैदर करते हैं। इसके अलावा हम इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके भी लर्निंग होती है। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना इसमें अगर हम देखें तो देखिए पेडागॉजी, यानी कैसे जो है हम पढ़ाएं, टीचिंग कैसे कराएं, वो फिर इसको हम कहते हैं शिक्षा शास्त्र। अब इसके बाद जो है इसमें आपके लिए दो टर्म्स ऐसे हैं जो अब मुझे एक्सप्लेन करने होंगे। एक है एंड्रागॉजी। तो एंड्रागॉजी जो है ये हायर लर्निंग के लिए यूज होता है, तो एंड्रागॉजी आ गया। और इसके अलावा एक आपको एक चीज़ दिख रहा है इसमें, ह्यूटागॉजी। तो ह्यूटागॉजी क्या है, एंड्रागॉजी क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें एंड्रागॉजी और ह्यूटागॉजी, ये दोनों एजुकेशनल थ्योरी हैं।
एजुकेशनल थ्योरीज हैं वो ये फोकस करते हैं किस चीज़ पे, तो एडल्ट लर्निंग पे। अब वो जो पेडागॉजी था वो हम कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के क्लासेस हैं ना, जैसे कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासेज हैं, उन तक ही सीमित होती हैं। लेकिन एंड्रागॉजी और ह्यूटागॉजी ये एडल्ट लर्नर्स को टारगेट करते हैं, यानी कि ये वयस्क जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनको टारगेट करते हैं। एंड्रागॉजी को डेवलप किसने किया था? माल्कम नॉलेज ने। और इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के बारे में ज़्यादा इस पर फोकस होता है एंड्रागॉजी में। याद रखिएगा, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब बच्चा खुद से ही लर्निंग करना ज़्यादा प्रेफर करता है और दूसरों का उसमें इन्वॉल्वमेंट कम होता है। यानी टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे ही काम करेगा। मतलब टीचर क्या करेगा, बस एक तरीके से अगर हम देखें तो आप एक ब्रिज की तरह काम करोगे। बस आप जब ज़रूरत हो तो आपने हेल्प कर दिया, वरना लर्नर खुद से ही कर रहा है लर्निंग। और जो ह्यूटागॉजी होता है ना, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को एक स्टेप और आगे ले जाता है, जहाँ एम्फेसिस होता है सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग पे। जहाँ लर्नर जो है, देखिए ये सेल्फ डायरेक्टेड है और इसको अगर हम देखें तो सेल्फ डिटरमिन्ड आप लिख दीजिए, सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग। और यहाँ पर क्या करता है लर्नर? यहाँ पर लर्नर जो है ना वो सिर्फ डायरेक्ट अपने लर्निंग को नहीं, बल्कि उसके अलावा वो कैसे लर्निंग करेगा उसको भी वो डिसाइड करता है। तो इसमें एक बार देखिए कि लर्नर का कंट्रोल ज़्यादा है। एंड्रागॉजी और ह्यूटागॉजी में लर्नर का कंट्रोल ज़्यादा होता है, और वही अगर पेडागॉजी में बात करें तो यहाँ पर टीचर का ज़्यादा कंट्रोल होता है। ओके, और ये जो है ना एक बेहतर ओवरऑल लर्निंग करने में हेल्प करता है। ये तीनों जो है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। और ये देखिए, चिल्ड्रन को अगर कराना है तो पेडागॉजी, एडल्ट्स को कराना है तो एंड्रागॉजी और ह्यूटागॉजी, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स जो है ना वो ह्यूटागॉजी और एंड्रागॉजी। तो ये आपने समझ लिया टीचिंग कॉन्सेप्ट। फिर आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग जो है ना उसका क्या ध्येय है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आप नॉलेज ट्रांसमिट करना चाहते हो, यानी ज्ञान को संचारित करना चाहते हो। तो छात्रों को सूचना और अवधारणाओं को संप्रेषित करना, यानी कि इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स को बताना स्टूडेंट्स को, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, किसी भी चीज़ का समझ विकसित करना। अगर आपने लर्नर्स के अंदर समझ विकसित कर दिया तो फिर उनके लिए कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है ना वो जो भी मटेरियल है उसको बहुत ही गहराई से समझ सके, ये सुनिश्चित करना भी एक टीचिंग का लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। फिर आ जाते हैं डेवलपिंग स्किल्स। तो आप क्या करते हो? टीचिंग के जरिए आप स्किल डेवलप करते हो, ताकि रियल वर्ल्ड सिचुएशन में भी, यानी वास्तविक दुनिया में भी, जो आपके लर्नर्स है, जो आपके शिक्षार्थी हैं ना, वो उस नॉलेज को यूज करके और अपना लिविंग अर्न कर सके। मतलब जीने के लिए उनको अगर पैसे कमाने की ज़रूरत है तो आप ऐसे स्किल्स डेवलप कर दिया आपने टीचिंग के थ्रू कि वो अपना खुद का लिविंग जो है ना अर्न कर सके उस नॉलेज के थ्रू। तो ये हो गया। इसके अलावा देखें तो देखिए, वैल्यूज इंस्टिल करना, यानी मूल्यों को स्थापित करना। तो एक अच्छा टीचर वही है जो लर्नर के अंदर एक बढ़िया बिहेवियरल चेंज ले आ दे। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि बिहेवियर, यानी कि अगर आपके व्यवहार में बदलाव आ पा रहा है और वो एक पॉजिटिव बदलाव है, बिहेवियरल चेंज आ जा रहा है, व्यवहारिक बदलाव, तो फिर ये टीचिंग का एक बहुत अच्छा पहलू है। और यहाँ पर क्या होता है, एथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया जाता है, यानी नैतिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाता है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करना, मतलब आलोचनात्मक सोच को उत्तेजित करना। तो टीचर का काम क्या होता है, आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ दिया। आपने पूछ दिया कि बताइए कि इतने सारे स्टार्स गैलेक्सी में या फिर हमारे आसमान में क्यों दिखते हैं। अब बच्चे इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, सोच के उसके बाद अपने अलग अलग जवाब देंगे। किसी भी जवाब को आपको गलत नहीं ठहराना है, बल्कि क्योंकि बच्चे को आप अगर रोकोगे या फिर गलत बोलोगे कि ये गलत है, तो फिर वो जो है ना सहम जाएंगे। तो उनको बेहतर, अगर आपको एक बेहतर टीचर के तौर पे अपना रोल निभाना है तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के और उनके क्रिएटिविटी को देखिए, क्या क्रिएटिव है। क्रिटिकल थिंकिंग को जो है ना आप देखिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चंस प्रोव करने होंगे, यानी क्वेश्चन अपने क्लास में पूछने होंगे और ऐसे तरीके से पढ़ाना होगा कि उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो।
तो एनालिसिस, इवैल्यूएशन और सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी आप बढ़ावा दीजिए, यानी सूचना कोई भी है उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन और उसका संश्लेषण को प्रोत्साहित करना भी एक टीचिंग का ध्येय है। फिर आ जाते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता को बढ़ावा देना भी एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर देखिए, जो भी जवाब आए वो कॉपीड ना हो, ओरिजिनल जवाब हो, भले ही वो गलत हो, तो उसको आप अगर इनकरेज करोगे तो लर्नर जो है और ज़्यादा खुलेगा और ज़्यादा बेहतर जो है उसके माइंड का, उसके ब्रेन का विकास होगा। फिर इनोवेशन, यानी चीज़ों को नए तरीके से करना। जो क्लासिक तरीके हैं, वो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनसे तो जो लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर नए तरीके से हम चीज़ों को करना सीख लें, प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना सीख लें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। और यही क्रिएटिविटी जो है आप फॉस्टर कर सकते हो थ्रू टीचिंग। एक टीचर जो है ना, वो बहुत बड़ा, उसके पास एक टूल होता है, एक मैजिक की तरह होता है, क्योंकि आपके सामने पूरा फ्यूचर बैठा हुआ है। आप उनको जैसा ढालोगे, उनसे जैसे बिहेव करोगे और उनके अंदर जो जो चेंजेस लाओगे, आप वैसा वो बनते जाएंगे और आपको देख के वो अपना रोल मॉडल डिसाइड करते हैं। तो इस चीज़ को बस बिल्कुल समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे। लेवल्स ऑफ टीचिंग को देख लेते हैं। तो देखिए, टीचिंग में 3 मेनली लेवल होते हैं, एक मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, एक रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या होता है? मेमोरी स्तर, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग यानी समझ का स्तर, और फिर रिफ्लेक्टिव यानी चिंतनशील स्तर। अब अगर हम मेमोरी लेवल की बात करें तो सबसे लो लेवल होता है ये, ठीक है, इसको हम लो लेवल कहते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल ये हाई लेवल होता है। मेमोरी लेवल देखिए, लीस्ट थॉटफुल यहाँ लिखा हुआ है, यानी इसमें आपके दिमाग को सोचना कम है ना, और ज़्यादा रटना है। तो यहाँ देखिए, रोट यानी रटना, रोट लर्निंग है, रटने पे फोकस होता है, चीज़ों को मेमोराइज करने पे फोकस होता है कि आपने चीज़ों को बस याद कर लिया कैसे भी करके। कोई भी फैक्ट्स है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी तथ्य और सूचनाओं को रटने और याद रखने पर केंद्रित होता है मेमोरी लेवल। और यहीं से स्टार्ट होता है ना। अगर आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप मेमोरी लेवल पे ही काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ही वो विकास होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच गए। तो ये मेमोरी लेवल को पार करके ही आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो ये बेस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो आता है मेमोरी लेवल के जस्ट ऊपर, और इसका काम क्या है? अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ और व्याख्या करना, यानी कॉम्प्रीहेंशन और इंटरप्रिटेशन। कोई भी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल है उसको कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का काम है ना। तो अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ और को व्याख्या करना। और वही अगर रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग, ओरिजिनलिटी आता है आपके थॉट में, वो फिर एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना, कोई भी एप्लीकेशन, आपका नॉलेज है उसका कोई भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में एप्लीकेशन यानी प्रयोग नए सिचुएशन में, तो उसको हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहेंगे। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि जो लर्नर है ना, वो खुद से ही अपने चीज़ों को, जैसे उनका रिप्लाई खुद से वो बनाने लगता है। मेमोरी लेवल में क्या कहता है, किताबों से रट के वो अपने रिप्लाई को देता है। तो नई स्थितियों में महत्वपूर्ण सोच, विश्लेषण और ज्ञान के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है चिंतनशील स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हमने देखे। सबसे ज़्यादा थॉटफुल और सबसे ज़्यादा जहाँ पर हम कहें तो सेल्फ डायरेक्टेड वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, और सबसे कम होता है लो लेवल, लिस्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल, और बीच में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी यहाँ पर थॉटफुल तो होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रीहेंड करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए ही यूज करते हैं, है ना। तो 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक और बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखें टीचिंग के, तो देखिए टीचिंग में क्या क्या जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है हमें टीचिंग करने के लिए, और इसके अलावा क्या क्या जो है उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। तो कैसा होना चाहिए टीचिंग। तो देखिए, टीचिंग अगर आप कर रहे हो तो क्लैरिटी होना चाहिए, यानी स्पष्टता होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से पढ़ाएं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, यानी आप जो है ना, जो भी आपका संचार करने का तरीका है वो बेहतर होना चाहिए। अपने आइडियाज़ को और अपने इंस्ट्रक्शन को बेहतर ढंग से, स्पष्ट तरीके से आप अगर संप्रेषित कर पा रहे हैं, अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो यानी कि आप क्लैरिटी जो है ला रहे हैं, और उससे बच्चों को भी मदद मिलता है कि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। फिर दूसरा है एंगेजमेंट, यानी आप अपने लर्नर्स से कितना ज़्यादा बातचीत के थ्रू जुड़ रहे हैं, है ना। और उससे क्या होता है ना कि एक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लर्नर को भी लगता है कि हाँ, टीचर हमारे इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने में, और वो भी बहुत अच्छे से बहुत मन लगा के पढ़ते हैं।
तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं जगता है, यानी कि रुचि और भागीदारी को उत्तेजित करता है ये लर्निंग प्रोसेस में, है ना। यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें रुचि और भागीदारी को उत्तेजित करना, इसको हम कहेंगे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। फिर अगला देख लें तो अडाप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। तो देखिए, अपने टीचिंग मेथड को डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स और नीड्स के ऊपर एडजस्ट करना, यानी विविध शिक्षण शैली और आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों को समायोजित करना भी एक बेहतर टीचर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो यानी कि अडाप्टेबिलिटी होना चाहिए। नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उनको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, उसको कैसे आप अपने टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकते हो। और इसके अलावा जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, जो स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं, उनसे कैसे अडाप्ट कर सकते हो। एक बात आप समझ लो, 21st सेंचुरी यानी जो अभी चल रहा है हमारा शताब्दी, इसमें आपके पास चाहे जितना भी नॉलेज हो, आपके पास जितनी भी IQ क्यों ना हो, अगर आप अडेप्टिव नहीं हो, अगर आप चीज़ों में जल्दी से ढलते नहीं हो ना, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो बिल्कुल अडेप्टिव माइंडसेट लेके चलिए। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलाव होने वाली हैं और उनके हिसाब से आपको भी बदलना होगा, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा। तो अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अलग अलग लर्नर्स के अलग अलग नीड्स होते हैं, उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उन सारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को पूरा कर पाना ये हमारा दायित्व है। और ख़ास तौर से आज के डेट में ये और ज़्यादा वैलिड हो रहा है, क्योंकि आज सारे लर्नर्स को हम एक क्लासरूम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली वीक और डिसेबल्ड हो, चाहे वो किसी भी समूह, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन का हो। तो अडाप्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आ जाता है फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। तो देखिए, बच्चे जो भी गलती कर रहे हैं उनको क्या करो आप, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो, यानी कि जो भी रचनात्मक प्रतिक्रिया है वो दो, ताकि उनके लर्निंग में आप हेल्प कर सको। जहाँ भी गलतियाँ हो रही हैं उनको डांटने के बजाय उनको प्रोत्साहित करो कि वो गलतियाँ करें और उन गलतियों को आप सुधारो, ताकि उससे उनका लर्निंग जो है ना वो बेहतर बनता है। तो फीडबैक ज़रूरी है, और फीडबैक गलत तरीके से नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूरी है ताकि सुधार हो सके। असेसमेंट यानी मूल्यांकन। तो देखिए, लगातार अगर आप स्टूडेंट के प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर रहे हो और उनके समझ को जो है इवेल्युएट कर रहे हो, तो आप समझोगे कि एक एक बच्चे कैसे सोच रहा है, बच्चा कैसे वो बिहेव कर रहा है और कैसे उसके बिहेवियरल चेंज आ रहा है, उसका लर्निंग कितना अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। तो असेसमेंट भी आपको करना आना चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग के लिए। तो आप पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लाओ अपने पढ़ाई में, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो। आप फिजिकल क्लासरूम में अगर हो तो बच्चों को बोर ना कर दो, थोड़ा एंगेजमेंट होना चाहिए क्लास में, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई कराने के अलावा सब कुछ कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जैसे आप बायोलॉजी के टीचर हो तो आप 3D मॉडल लेके आ गए, आप अगर मैथ्स के टीचर हो तो आप रियल वर्ल्ड सिचुएशन में मैथ्स का यूज़ बताने लगे, तो वो होता है क्रिएटिविटी। तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को आप जो है एम्प्लॉय करो, ताकि जो लर्निंग आउटकम है ना, यानी जो परिणाम है वो बेहतर निकल सके। फिर आ जाता है एम्पैथी यानी सहानुभूति। तो देखिए, आप एम्पैथाइज़ करो, जो भी लर्नर्स हैं अगर वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके क्लास में अलग अलग टाइप के लर्नर्स आएंगे, तो उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को समझना होगा, क्योंकि वो एक अलग एज से गुजर रहे हैं, है ना। आप समझते हो, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एडोलसेंट लर्नर्स होते हैं ना, जो 12 से 18 साल के आसपास जिनकी उम्र होती है, इसको हम कहते हैं एडोलसेंट लर्नर। तो जो ये होते हैं ना, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, हार्मोनल चेंजेज हो रहे होते हैं, और इस वजह से इनका बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, कई बार तो हम कह दें कि उत्तेजित होते हैं ये, और इनका बिहेवियर जो है कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन इनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को आपको समझना होगा, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से इनको समझाना होगा। जो भी चीज़ें, ये जो भी गलतियाँ कर रहे हैं उनको, है ना, इनसे ऐसा नहीं है कि आप इनसे झगड़ा करने लगो या फिर इनको डांटने लगो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी आप कितने प्रोफेशनल हो, कितने ज़्यादा बेहतर ढंग से, कितने शार्प तरीके से आप जो है अपने टीचिंग रोल को निभा रहे हो। ऐसा ना हो कि एक दिन आ रहे हो, एक दिन नहीं आ रहे हो, या फिर खुद ही अपना काम करके आप नहीं आ रहे हो, और बच्चों को फिर क्या, बच्चे आपसे सीखेंगे। तो अपना एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना,
और यानी कि अपने नैतिक मूल्यों पर हमेशा अडिग रहना और अपने जिम्मेदारी को समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना अपने टीचिंग रोल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग के लिए। तो हमने देखिए कितने डिटेल में, क्योंकि जो लिखा है सिर्फ वही नहीं, मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये एक आउटलाइन है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है जल्दी से। टीचर के कैरेक्टरिस्टिक तो हमने समझ लिए कि टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक और देखेंगे और इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो देखिए लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक में देखिए लर्निंग स्टाइल, यानी सीखने की शैलियाँ अलग अलग हो सकती हैं। कोई विजुअल, कोई ऑडिटरी और कोई काइनेस्थेटिक को प्रेफर कर सकता है। यानी कि कुछ लर्नर्स ऐसे होंगे कि जो देख के समझेंगे, कई बार उनको कोई प्रॉब्लम भी होता है, फिजिकली वीक और डिसेबल्ड हैं, और इसके अलावा कुछ सुन के समझेंगे क्योंकि वो ब्लाइंड हैं, है ना। तो ऐसे लर्नर्स, और फिर ये जो काइनेस्थेटिक वाला आप देख रहे हो, तो काइनेस्थेटिक वाले में क्या होता है कि आप जो है ना वो एक्शंस के थ्रू, ठीक है, एक्शंस के थ्रू आप जो है लर्निंग कराते हो। काइनेस्थेटिक में मेनली यही होता है। और ऐसे लर्नर्स जो टैक्टाइल तरीके से, जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करके आप जो है ना नए इन्फॉर्मेशन स्किल्स को उनको सिखाते हो, तो उनको हम कहेंगे काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो एक बात समझ लो कि इसमें काइनेस्थेटिक लर्निंग में क्या होता है, इनको हम हैंड्स ऑन लर्निंग भी कहते हैं, हैंड्स ऑन लर्निंग भी कहते हैं। और इसमें मूवमेंट वगैरह शामिल होते हैं, है ना, मूवमेंट होता है। और अगर ये इस टाइप के लर्नर्स अगर एक्टिव होते हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये प्ले के थ्रू, खेल के थ्रू आपने कुछ सिखाया, ये काइनेस्थेटिक लर्निंग में आ जाता है। ऑडिटरी में फिर ये ऑडियो बेस्ड होता है, और विजुअल में ऑफ कोर्स आपको वीडियोस के थ्रू लर्निंग होता है ना। तो ये होता है अलग अलग लर्निंग स्टाइल। जो लर्नर के प्रायर नॉलेज है, जो पूर्व ज्ञान है ना, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो बैकग्राउंड को समझना होगा, उनके क्या नॉलेज अपने साथ लेके आ रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं। अपने साथ हर लर्नर कुछ ना कुछ नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके आता है, और ये नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। उनके जो सीखने का जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है ना, इसको इन्फ्लुएंस करता है, इसको प्रेरित करता है। तो प्रायर नॉलेज के ऊपर आपको बिल्डअप करना होगा। लर्नर से आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन के थ्रू आप समझिए कि उनको पहले से क्या आता है, और उसके बाद उसके हिसाब से आप उनको पढ़ाइए। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। फिर लर्नर का मोटिवेशन भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक, और एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य मतलब बाहर के फैक्टर्स, जो कि लर्निंग को ड्राइव करते हैं। इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ, लर्नर खुद से ही मोटिवेटेड है, वो देख रहा है दूसरों को पढ़ते हुए तो खुद भी पढ़ना चाहता है। और एक्सट्रिंसिक मतलब कि आपने चॉकलेट दे के या फिर कुछ बाहर के ऐसे प्राइज़ दे के उसको लर्निंग कराया। तो मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लर्नर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और छोटे लेवल पे तो ये एक्सट्रिंसिक हो सकता है, लेकिन ये अच्छा तरीके का मोटिवेशन नहीं होता है। मेनली जो सबसे बेहतर मोटिवेशन होता है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। फिर लर्नर्स के अलग अलग जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हो सकती हैं, यानी कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब उनके समझ का जो स्तर है वो अलग अलग हो सकता है। हर इंसान का IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट अलग होता है, आपको मालूम है। तो कोई लर्नर जो है ना वो क्विक लर्नर हो सकता है ना, कोई क्विक लर्नर हो सकता है, कोई स्लो लर्नर हो सकता है, इस बात को याद रखिए। और आप जो है ना एक क्लासरूम में रहते हैं, और क्लासरूम जो है एक डेमोक्रेसी से कम नहीं है। जैसे हमारे देश में विविधता है, डाइवर्सिटी है, वैसे क्लासरूम में भी डाइवर्सिटी होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई धर्म, जाति, लिंग का कोई भेद नहीं होता। इस वजह से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी अगर डिफ़र करती हैं, कोई तेज़ी से सीख जाता है, कोई स्लो सीखता है। तो ऐसा ना हो कि आप तेज़ी से सीखने वाले को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं सिखाना, या फिर उनको ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और जो स्लो लर्नर हैं उनको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बिल्कुल गलत है, अक्सर ये होता है और ये बिल्कुल गलत है। तो इंटेलिजेंस में यानी बौद्धिक क्षमता जो है ना, इसमें वेरिएंस यानी कि भिन्नता आ सकती है। मेमोरी में भिन्नता आ सकता है, कितने जल्दी से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आप कुछ भी बता रहे हो तो कितना जल्दी वो सीख लेते हैं, कितना जल्दी उसको समझ लेते हैं, उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। और इस चीज़ को आपको समझ के चलना होगा एज अ लर्नर। पर्सनालिटी ट्रेट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी व्यक्तित्व भी अलग अलग हो सकता है। कई बार ये हमारे जीनेटिक्स से आता है, तो हमारे माता पिता का व्यक्तित्व कैसा है उस हिसाब से भी हमारा बनता है, और हमारे एनवायरनमेंट से भी आता है। तो ये दोनों का एक कॉन्ग्लोमरेशन होता है, यानी हमारे जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों से मिल के हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन भी, यानी कि कई बच्चे ऐसे हैं जो अंतर्मुखता यानी कि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे,
तो इंट्रोवर्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे किसी से, खुद में ही रहेंगे, तो ये भी हो सकता है। और एक्सट्रोवर्जन, ये बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बात करते हैं क्लास में, ऐसे भी बच्चे मिल सकते हैं। बहुत ओपन बच्चे भी मिल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खुल के बात करें, और ऐसे भी बच्चे मिल सकते हैं जो कर्तव्य निष्ठा पे ध्यान दें, बहुत कॉन्शियस हों और कॉन्साइंसियस हो, और ये क्या करें, अपने लक्ष्य पे सिर्फ ध्यान देते हैं, बाकी इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकता है, और इस चीज़ को आपको बैलेंस करके चलना होगा। सभी चीज़ों को जो है महत्वपूर्णता देनी होगी। फिर आ जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो देखिए, आपका क्लास में जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के अलग अलग लर्नर्स हैं वो हो सकते हैं। तो देखिए, उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से उनके रिसोर्सेज जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। आप अगर होमवर्क दे रहे हो तो ऐसी तरीके से दो कि सभी लर्नर्स उन चीज़ों को कर पाएँ। मैं आजकल देखता हूँ प्राइवेट स्कूल्स में प्रोजेक्ट दे देते हैं वो, और वो प्रोजेक्ट बहुत महंगे होते हैं, है ना। और इनका क्या होता है, ये प्रोजेक्ट्स और ये असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं और बहुत महंगे होते हैं। और ये क्या होता है, इनका प्राइवेट दुकान से इनका कुछ कांटेक्ट होता है। ये बोलेंगे कि आप जो है ये प्रोजेक्ट बना लो, वहीं से आपको बनाना है लेके मटेरियल, और आप मटेरियल ख़रीदने जाओगे तो 1000, 2000, 3000 तक के मटेरियल्स मिलते हैं। तो ये बताओ कि कोई अगर गरीब है, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, तो वो कैसे ख़रीद पाएगा इतने महंगे और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है प्रोजेक्ट के चीज़ें। इसीलिए क्या होता है, ये जो हमारा वेरिएंस है ना, वो ये बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो ये दूरी है ना, वो ख़त्म होने के बजाय ये बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये काम करते रहेंगे, ऐसे महंगी महंगी चीज़ें अगर प्राइवेट स्कूल्स वाले यूज़ करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो फिर कैसे कोई गरीब आदमी ऐसा सोच सकेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट में अगर उस लेवल की का एजुकेशन नहीं मिल पाया स्कूल्स में, पहले तो हमें उसको यही करना होगा कि उसको उस लेवल का एजुकेशन मिल सके। फिर भी अगर नहीं हो पाया और हिम्मत करके प्राइवेट में उन्होंने एडमिशन दिला भी दिया, तो क्या वो 1 साल के बाद भी उस संस्था में रख पाएंगे? नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, हमें ध्यान देना होता है कि हम ऐसे होमवर्क दें जो सभी लोग कर सके, कम से कम उसमें खर्च आए। और इसके अलावा सपोर्ट नेटवर्क भी उनका वैसा नहीं होता है ना, तो क्योंकि उनके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं कई बार, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जो भी असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, अगर उनको समझ में नहीं आए तो उनको समझाने वाला कोई नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दिल्ली में तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है। आप बच्चे को एडमिट कर रहे हैं अपने स्कूल में और इंटरव्यू पेरेंट्स का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगा तो बच्चा अपना होमवर्क कैसे करेगा, असाइनमेंट कैसे करेगा। अरे आप सिखाओ उसको करने के लिए। कोई किसी का पेरेंट्स अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो क्या वो पढ़ेगा नहीं? सोचिए, इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। फिर कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर देखते हैं, तो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड यानी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हो सकती है, और उसके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके वैल्यूज़, बिलीव्स और लैंग्वेज जो है ना, ये भी अलग हो सकता है, और उससे उनका लर्निंग इफेक्ट हो सकता है। मूल्य, विश्वास और भाषा सीखने को प्रभावित करता है, आपको मालूम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टूडेंट आ जाए साउथ से और वो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र, जैसे हमारा क्षेत्र है इसमें हिंदी बाहुल्य क्षेत्र, यहाँ पर हिंदी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तो वो अगर स्कूल में जाता है तो हिंदी में ही अगर पढ़ाया जाए तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो समझेगा भी। तो सोचिए, उस लैंग्वेज बैरियर की वजह से उसकी लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी। इसलिए कल्चरल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल नीड्स भी कई बार होती हैं, विशेष आवश्यकताएं होती हैं। कई लर्नर्स डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होती हैं। किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने का विकार होता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, टेलर्ड अप्रोचेज़ अपनाने होते हैं हमें। मतलब उनके हिसाब से, उनके आवश्यकताओं के हिसाब से, उसके अनुरूप हमें अपने अप्रोच को बनाना होगा, टीचिंग अप्रोच को। और ये जो है ना, स्पेशल नीड्स में आ जाते हैं लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक में, और उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होती हैं। अलग अलग लर्नर्स के अलग अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंसेस हो सकती हैं। तो हमने बहुत डिटेल में देखा लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। तो पहला है टीचर यानी शिक्षक। तो क्या करेगा शिक्षक? देखिए, शिक्षक के पास कितना ज्ञान है और कितने एक्सपर्ट है वो अपने सब्जेक्ट का, वो डिसाइड करता है कि कैसा जो है वो लर्निंग और टीचिंग होगा। तो टीचर के पास अपने सब्जेक्ट का डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको इन डेप्थ में पता हो, ताकि अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको अच्छे से समझ में आए कि हाँ क्या पूछा जा रहा है, और अच्छे से समझा भी पाए। उसके अंदर पेडागॉजिकल स्किल भी बेहतर होना चाहिए, यानी जो शैक्षणिक कौशल, पढ़ाना कैसे है, कैसे लर्निंग कराना है, वो भी उसको आना चाहिए। और कैसे बच्चों से निपटना है, कैसे बच्चों को प्यार से, बहुत दुलार से पढ़ाना है, किसी भी तरीके का फोर्सफुल
लर्निंग नहीं कराना है, वो आना चाहिए। इससे भी टीचिंग की इफ़ेक्टिवनेस यानी जो शिक्षण की प्रभावशीलता है ना, वो इफ़ेक्ट होती है, बेहतर बनती है। टीचिंग स्टाइल कैसा है टीचर का, हर टीचर का अलग अलग स्टाइल होता है। अपना टीचिंग प्रेफरेंस कैसा है, आप कैसे हिसाब से जो है आपके शिक्षण शैली क्या है, कैसे पढ़ाते हो आप। कोई टीचर जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ाना पसंद करता है, यानी खड़े हो गए आपने क्लास के सामने और लेक्चर दिया। कोई टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड का और चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाता है। तो कोई टीचर एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाता है, कोई क्वेश्चन प्रोव्ड करता है, सोक्रेटिक मेथड जिसे हम सुकरात का जो मेथड होता है वो कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है। तो अलग अलग टीचर के अलग अलग लर्निंग स्टाइल हो सकती हैं, टीचिंग स्टाइल हो सकती हैं। तो वो प्रेफरेंस, वो मेथड्स जो है ना, स्टूडेंट के एंगेजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन को भी इम्पैक्ट करते हैं। यानी जो छात्र हैं वो कितने जुड़ाव महसूस करेंगे और कैसे समझेंगे चीज़ों को, ये भी टीचिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो टीचिंग को ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। फिर व्यक्तित्व कैसा है टीचर का, टीचर एम्पैथी है कि नहीं उसके अंदर, यानी सहानुभूति वो व्यक्त करता है कि नहीं, पेशेंस कितना है। टीचिंग एक पेशेंस का काम है, तो धैर्य बहुत होना चाहिए। इसके अलावा एंथुजिज्म होना चाहिए। मतलब एंथुजियाज्म मतलब क्या होता है कि टीचर को अपने काम करने में मज़ा आना चाहिए, वो एंथुजियास्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बोझ की तरह वो अपना काम किया और जस्ट भागने के चक्कर में लगा हुआ है कि मेरा काम हुआ और मैं जल्दी से क्लास से निकलूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उत्साह भी होना चाहिए, जिससे टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, जो क्या होता है, जो शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध होता है ना, वो और सकारात्मक और पॉजिटिव बनता है। उससे लर्निंग और ज़्यादा बेहतर बनती है। अगला जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपने लर्नर्स तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, अगर संचार नहीं कर पा रहे हो, संप्रेषण अगर नहीं कर पा रहे हो, तो वो फिर किसी काम का नहीं। तो देखिए, जो कम्युनिकेशन स्किल है एक टीचर का हमेशा बेहतर होना चाहिए। अगर क्लियर कम्युनिकेशन है, आप अगर बहुत स्पष्ट तरीके से संचार कर पाते हैं, तो आप क्या कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप जो है ना समझ को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं और ज़्यादा एंगेजमेंट को, जुड़ाव को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। यानी कि बच्चों से अगर आप जुड़ के अगर उनके समझ को विकास करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर बात है। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात आ जाती है, यानी कि व्यावसायिक विकास। इसमें क्या है कि देखिए, लगातार लर्निंग से, और मतलब टीचर के अंदर ये होना चाहिए ना कि हाँ, मुझे भी सीखना है, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि टीचिंग की क्वालिटी भी बेहतर बनती है। आप नए नए चीज़ें सीख रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या नई नई चीज़ें आई हैं मार्केट में टीचिंग से रिलेटेड, ये अगर चीज़ें आपको पता हैं, आप भी अगर कुछ पढ़ रहे हो, तो उससे आप अपने टीचिंग को और बेहतर बनाते हो। फिर एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है टीचिंग के लिए, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए अगर आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो उससे भी एक कंड्यूसिव लर्निंग एटमॉस्फेयर बनता है। मतलब क्या होता है, एक अनुकूल सीखने का माहौल बनता है। ऐसा माहौल बनता है जहाँ पर लर्नर भी रहना चाहता है, वो भी सीखना चाहता है। तो ये जो है एटीट्यूड भी एक बेहतर टीचिंग को इफ़ेक्ट करता है। और फिर आ जाते हैं हम क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेज करना टीचर को आना चाहिए, यानी कक्षा प्रबंधन। एक क्लास में बहुत नटोरियस बच्चे भी हो सकते हैं, बहुत ही ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें, और ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो बहुत शांत तरीके से रहें। ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत एक्टिव रहते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा जो है लेज़ी हैं। तो आपको क्या है, क्लासरूम को मैनेज करना चाहिए, ज़्यादा आपके क्लासरूम से शोर ना आए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से क्लास रहे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी ना हो और ज़्यादा फैमिलियर भी ना हो, है ना। तो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट टेक्निक्स आने चाहिए, आपके प्रभावी प्रबंधन तकनीक आना चाहिए। इससे भी एक प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है, मतलब एक उत्पादक सीखने का माहौल, एक पॉजिटिव, एक जो है अनुकूल सीखने का पूरा माहौल बनता है। क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। अब टीचिंग को जो दूसरा फैक्टर इफेक्ट करता है वो है लर्नर। पहला हमने टीचर देखा, लर्नर में क्या होना चाहिए, पहले मोटिवेशन यानी प्रेरणा होनी चाहिए। तो देखिए, आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, लर्नर में रुचि होनी चाहिए लर्नर की हर चीज़ में, और गोल्स जो है ना वो अगर लर्नर का है तो उससे भी स्टूडेंट एंगेजमेंट और लर्निंग बेहतर बनती है। तो आपको क्या करना है, लर्नर्स को देखिए मोटिवेट एक्सट्रिंसिकली भी करना है और इंट्रिंसिकली अपने एक्शंस के थ्रू भी आप मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि लर्नर्स जो देखते हैं वही सीखते हैं। आप अपना पर्सनालिटी अगर बेहतर रखोगे, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनो। हाँ, लर्नर्स का प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका जो पूर्व ज्ञान है उससे भी उनका जो लर्निंग आउटकम है वो इन्फ्लुएंस होता है। पहले से अपने साथ वो कैसे एक्सपीरियंसेस और कैसे वैल्यूज, कैसे नॉलेज लेके आते हैं, और उनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करो और उसके ऊपर बिल्ड करके उनको अगर पढ़ाओ तो उनका और ज़्यादा समझ बेहतर बनता है।
लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली भी अलग अलग हो सकती है। हर लर्नर अलग तरीके से सीखता है। कोई जो है विजुअल मीडियम को प्रेफर करता है, कोई ऑडिटरी यानी कि कोई दृश्य को, कोई श्रवण को, कोई काइनेस्थेटिक मैंने बताया था कि कोई प्ले के थ्रू, खेलने के थ्रू समझता है। तो अलग अलग लर्नर्स का अलग अलग स्टाइल्स, और उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एज ए टीचर, यानी विभेदित निर्देश। सबके लिए अलग अलग टाइप का आप इंस्ट्रक्शन कर सकते हो या फिर एक मिक्स कर सकते हो, ताकि सबको जो है वो रुचि सबकी बनी रहे। हर लर्नर का अलग अलग कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। हमने ये पहले भी बात किया। इंटेलिजेंस, मेमोरी, प्रोसेसिंग स्पीड सबका अलग अलग हो सकता है और उससे भी उनकी लर्निंग जो है वो इफेक्ट होती है। इमोशनल स्टेट अलग हो सकता है वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका घर में ऐसी माहौल हो कि उनकी भावनात्मक स्थिति अलग हो। तो इमोशनल वेलबींग अगर है तो वो अटेंशन दे पाएंगे, चीज़ों को याद रख पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में। अगर नहीं है तो वही जो है ये अटेंशन नहीं देंगे। जो ADHD वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ADHD। तो इसमें क्या होता है कि अटेंशन एक जगह एक बच्चा नहीं दे पाता, और उसका कारण यही है कि मान लीजिए फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, पेरेंट्स में आपस में नहीं बन रहा है, तो उससे बच्चे का जो माइंड सेट है ना वो पूरा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे उसको इम्पैक्ट करता है ये। तो चीज़ें जो है इसको आपको समझना होगा। उनके इमोशनल स्टेट भी लर्नर का इमोशनल स्टेट भी लर्निंग को इफेक्ट करता है। वो कैसे बैकग्राउंड से, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, अगर वो कहाँ से आते हैं, उसके हिसाब से उनके रिसोर्सेज हो सकते हैं, सपोर्ट हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, और इसी हिसाब से लर्निंग रेडीनेस जो है उनका डिसाइडेड होता है, और लर्निंग आउटकम्स भी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। तो आपको समझना होगा कि सबका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है और उसके हिसाब से उनको ट्रीट करना होगा। कल्चरल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो देखिए, मूल्य, विश्वास और भाषा यानी वैल्यूज, बिलीव्स और लैंग्वेज जो है ना, ये तीनों अगर अलग हैं तो वो लर्नर को उनके एक्सपीरियंस और उनके पर्सपेक्टिव को इम्पैक्ट करते हैं और उससे लर्निंग भी इफेक्ट होता है। तो ये भी याद रखिए। और हर लर्नर का अपना अलग एक आवश्यकता हो सकता है, अलग नीड हो सकता है। कोई विकलांग है, कोई डिसेबल्ड है, तो उसका अलग नीड हो सकता है। फिर उसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर है किसी को, कोई सीखने का विकार है, तो वो अलग तरीके से सीखेगा। तो एक व्यक्तिगत मतभेद यानी कि एक इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, और इससे ज़रूरत है कि आप टेलर्ड अप्रोचेज अपनाएं। एक हर बच्चे के हिसाब से, उनके हिसाब से आप जो है ना अपने जो आपका टीचिंग स्टाइल है उसको जो एडजस्ट कर लें। तो लर्नर, टीचर देख लिया हमने, लर्नर देख लिया। सपोर्ट मटेरियल का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो फैक्टर अफेक्ट करता है टीचिंग में, उसमें सपोर्ट मटेरियल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखिए, टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेज आप कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या क्वालिटी है उनकी, कितना उनके ऊपर विश्वसनीयता यानी विश्वास किया जा सकता है। फिर सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हो, इससे भी आपकी टीचिंग इफेक्ट होती है। मतलब पाठ्यपुस्तक और पूरक सामग्री की गुणवत्ता और प्रासंगिकता शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है वो कैसे उसको इंटीग्रेट करते हो, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके और आप जो है रिसोर्स का एक्सेस बढ़ाते हो। आप क्लास में जो है वो क्या करते हो, जुड़ाव को प्रमोट करते हो। और इंटरएक्टिविटी यानी इंटरएक्टिव अगर क्लास बन रहा है जहाँ पर बच्चा भी एक्टिव है, आप भी एक्टिव हो, तो उससे लर्निंग बेहतर होता है। तो टेक्नोलॉजी को भी आप अपने क्लास में लाइए। स्मार्ट क्लास वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी का ही यूज है। फिर विजुअल एड्स, तो चार्ट का, ग्राफ का, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हो गया। अगर ये सारी चीज़ें आप यूज कर रहे हो अलग अलग तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये समझ को विकसित करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा रिटेंशन यानी चीज़ों को लंबे समय तक याद करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई भी चीज़ देख के सीखते हो ना, तो वो ज़्यादा देर तक आप याद रख पाते हो। फिर मैनिपुलेटिव मटेरियल्स होने चाहिए यानी जोड़ तोड़ सामग्री होना चाहिए। ऐसे मटेरियल होना चाहिए जिसमें बच्चा खुद कुछ बिल्ड कर सके। फॉर एग्जांपल, आपने छोटे बच्चे हैं तो वो प्ले स्कूल में है मान लीजिए, तो उनको जो है ना आप एक पजल दे दिया आपने, और वो पजल सॉल्व करके कोई हाउस बिल्ड कर रहा है, तो कोई कुछ और जो है उससे फ्लावर बिल्ड कर रहा है। तो वो क्या हो सकता है, ऐसे मटेरियल्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा जो काइनेस्थेटिक लर्निंग है, करके सीखने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, लर्निंग बाय डूइंग, उसको बढ़ावा देते हैं। तो साइंस में, मैथमेटिक्स में, इन सब में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। साइंस में भी आप अगर कार्टिलेज को, बोन्स को समझाना चाहो, ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि जो हमारे मानव है, मानव शरीर के पूरे संरचना को समझाना चाहो, तो उसके लिए भी आप ऐसे मटेरियल्स का यूज कर सकते हो। फिर रेफरेंस मटेरियल, तो लाइब्रेरी का एक्सेस हो लर्नर के पास, यानी पुस्तकालय, डेटाबेस हो जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अगर आपने उनको बता दिया तो उनसे भी उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर बनती है, उनके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज और बढ़ जाती हैं। फिर अडाप्टिव मटेरियल यानी अनुकूल सामग्री,
तो मटेरियल्स जो है ना वो अलग अलग लर्निंग नीड्स को, डाइवर्स लर्निंग नीड्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो विविध सीखने की ज़रूरतों के अनुरूप आप सामग्री समावेशी शिक्षा का समर्थन जो है वो करते हुई जो सामग्री है वो लाइए। तो ऐसे मटेरियल्स लाइए कि सभी लर्नर के नीड्स को वो पूरा कर सकें और इंक्लूसिव एजुकेशन को यानी कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दे सकें। तो ऐसे एडाप्टिव मटेरियल्स का यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई फॉर एग्जांपल कोई ब्लाइंड है तो वो टैक्टाइल मटेरियल चाहिए उसको, तो वो क्या करेगा, किसी चीज़ को वो टच करके और वो चीज़ों को समझेगा, तो वैसे ही मटेरियल आपके पास होने चाहिए। फिर कोई क्या है वो सुन के भी करेगा तो उसका हियरिंग वाला जो, तो ऑडिटरी मटेरियल भी आपके पास चाहिए। कोई जो है वो डेफ है तो साइन लैंग्वेज वगैरह का ये पूरा यूज़ हो। हाँ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना होनी चाहिए, तभी जाके लर्निंग और बेहतर बनती है। फिर इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, तो देखिए क्लासरूम का इन्वायरमेंट यानी कक्षा का वातावरण कैसा है। वो एक कक्षा जो है ना वो आरामदायक होना चाहिए, सीट्स जो है वो पीछे उनके सपोर्ट होना चाहिए, एक आरामदायक हो और बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, एक बेंच पे 2 बच्चे हों मैक्सिमम। वेल लिट यानी रोशनी अच्छी होनी चाहिए क्लास में, और क्लासरूम ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बच्चा इधर एक बच्चा उधर बैठा, कोई बैग इधर फेंका है कोई बॉटल उधर फेंका है, नहीं। एक ऑर्गेनाइज क्लासरूम होता है तो एक पॉजिटिव लर्निंग माहौल बनता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है, फोकस बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि कहीं ना कहीं उत्पादकता ये बढ़ाता है क्लासरूम इन्वायरमेंट। फिर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि अलग अलग इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ और लर्निंग स्टाइल को आप केटर कर सको। और एक जैसे हमारे क्लास में भी होता था जब हम छोटे थे तो रिवॉल्व होता था। उसमें क्या होता था कि जो आगे वाले हर बच्चा अपने सीट से हर दिन अलग जाता था, यानी जो फर्स्ट बेंचर्स थे वो भी कई बार बैक बेंचर्स बनते थे, बैक बेंचर फर्स्ट बेंचर बनते थे। एक तो उसमें जो साई बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं उनको भी आगे आके बैठने का मौका मिलता था, तो मजबूरी में ही सही लेकिन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। दूसरी चीज़ कि एक बच्चा अगर पीछे बैठ रहा है और एक बच्चा आगे बैठ रहा है तो टीचर का फोकस ज़्यादातर आगे रहता है, और ये प्रॉब्लम जो है वो पीछे वाले बच्चों को होता था कि उनको अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। इसलिए ये रिवोल्यूशन वाला जो सिस्टम हो सीटिंग अरेंजमेंट में, ये भी आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो सीटिंग अरेंजमेंट में। फिर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, तो आपके क्लास में ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट होना चाहिए, यानी कि जैसे स्मार्ट क्लास में क्या होता है, एक आपके सामने जो है ना एक स्क्रीन होती है और ऊपर से अगर आप उसके थ्रू पढ़ा रहे हो, क्या कहते हैं, अगर आप स्मार्ट क्लास में पढ़ा रहे हो तो आपके पास आजकल तो स्मार्ट बोर्ड आ गया है ना, और प्रोजेक्टर पहले होता था, प्रोजेक्टर से भी प्रोजेक्ट करके, और स्पीकर्स होने चाहिए ताकि अगर बड़ा क्लास है तो आप माइक्स का भी यूज कर सको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए और इंटरैक्टिव टूल्स होने चाहिए ताकि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को ये सपोर्ट कर सकें। फिर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी में बात आ गई, सुरक्षा और पहुंच। तो यहाँ पर देखिए फैसिलिटी जो ऐसी हों कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करें, एक सुरक्षित माहौल हो, एक्सेसिबल माहौल हो, कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट हो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, चाहे कोई भी थर्ड जेंडर भी हो या फिर किसी भी कम्युनिटी से आने वाले लोग हों, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनके लिए अलग नीड्स हैं तो इनके हिसाब से जो है वो अलग इनके लिए वॉशरूम्स वगैरह हों और बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो हेल्प करती हैं लर्निंग को और बेहतर बनाने में। तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो है ना ये भी टीचिंग को इफेक्ट करती हैं। फिर जो सीखने का माहौल है, जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है, जो सीखने का माहौल है, लर्निंग इन्वायरमेंट है, इसमें सबसे पहला हम अगर देखें तो सोशल क्लाइमेट। तो सोशल क्लाइमेट यानी हमारा जो सामाजिक उस माहौल है उस क्लास का वो कैसा है। तो देखिए पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप अगर होता है, यानी सकारात्मक सहकर्मी संबंध, आपस में अगर बच्चे अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं तो एक बेहतर लर्निंग बनता है, लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है। सपोर्टिव क्लासरूम हो और एक टीम की तरह काम करे, कोई आपस में जो है उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस हो, तो टीम बेस्ड हो, तो इससे भी इंगेजमेंट बढ़ता है, जुड़ाव बढ़ता है और कोलाब्रेशन बढ़ता है, यानी सहयोग बढ़ता है, आपस में बच्चे जुड़ के और अच्छा काम करते हैं। आपने सुना होगा ना कि 1 और 1 11, 1 और 1 तो 2 भी होता है, लेकिन अगर 1 और 1 टीम की तरह काम करे तो वो 11 के तौर पे काम करने लगेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान दो। इमोशनल क्लाइमेट, आप एक नर्चरिंग और एक एम्पैथेटिक एटमॉस्फेयर बनाओ ताकि इससे रिस्क टेकिंग और ग्रोथ बेहतर बनता है, यानी एक पोषण और सहानुभूतिपूर्ण वातावरण रहे ताकि जो बच्चे हैं ना उनका विकास बेहतर हो सके। तो ऐसा ना हो कि एक डर का माहौल हो, एक क्लाइमेट ऐसा हो कि बच्चों को भी लगे कि हाँ हमें समझने वाला कोई है यहाँ। फिर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस होनी चाहिए,
डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करो, विविधता आपके क्लास में होगी उसको रिस्पेक्ट करना होगा, और सभी बच्चों के लिए वो क्लास है तो समावेशिता को भी इनकरेज करना होगा। वो चाहे बच्चे डिसेबल्ड हों, चाहे उन लर्निंग डिसेबिलिटी हो उनको, चाहे वो किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम अलग हैं, वो भी अलग सभी बच्चों की तरह ही होने चाहिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को वैल्यूड फील हो। उनको ये ना फील हो कि हम वो मूल्यवान नहीं हो, उनको वैल्यूड फील हो और सपोर्टेड फील हो, ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई है। सबको मौका मिलना चाहिए। एंगेजमेंट, देखिए यहाँ पर सगाई नहीं होगा, जुड़ाव होगा, जुड़ाव का अवसर हो, इंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो सभी बच्चे जो है वो कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो जो तेज़ है पढ़ने में उसको ही आप अपॉर्चुनिटी बार बार दे रहे हो। तो पार्टिसिपेशन का मौका सबको मिलना चाहिए ताकि एक्टिव लर्निंग हो सके। फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको देना होगा, यानी रचनात्मक प्रतिक्रिया तंत्र होना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके बच्चों में। आप उनको डांटने के बजाय उनके गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। और स्टूडेंट ऑटोनॉमी या ला सकते हैं, यानी छात्र स्वायत्ता हो, स्टूडेंट ऑटोनॉमी हो, इसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। फिर आ जाती है बात फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब भी एक लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा हो जो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि अलग अलग लर्निंग नीड्स को आप केटर कर सकें, अलग अलग प्रेफरेंसेस को अलग अलग जो है ना तरीके से आप उनसे निपट सकें। अगर कोई लर्नर है उनकी अलग स्टाइल है लर्निंग की, उसको आप केटर कर सकें, उनके नीड्स अलग हैं उसको केटर कर सकें। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बेहतर, एक पॉजिटिव, एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाने में। ये हो गया लर्निंग इन्वायरमेंट, ये भी इफ़ेक्ट करता है टीचिंग को। फिर जो संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, तो उसके भी अपने लीडरशिप स्टाइल होता है, रिसोर्सेज कैसे दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो नेतृत्व कैसा है एक शिक्षण संस्थान का, एक विजनरी, एक दूरदर्शी नेतृत्व होना चाहिए कि बच्चों को भी लगे कि हाँ हम ऐसे संस्थान में पढ़ते हैं जिसका जो एक दूरदर्शिता है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत आगे तक सोचते हैं, ताकि एक एक्सीलेंस और इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो, यानी उत्कृष्टता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिले, और बच्चे को लगे कि हाँ हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं कि हम अपने साथ कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव जो है वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। रिसोर्स एलोकेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, फंडिंग सफिशिएंट होना चाहिए, पर्याप्त धन और संसाधन होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से किसी चीज़ की कमी ना हो और बेहतर टीचिंग लर्निंग हो सके। ऐसा ना हो कि पैसे की कमी की वजह से कई बार आप देखोगे कि फिजिक्स लैब नहीं है, कहीं केमिस्ट्री लैब, कहीं बायोलॉजी लैब नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं लर्निंग को। पॉलिसी इन्वायरमेंट, यानी नीतिगत वातावरण कैसा है, तो सपोर्टिव पॉलिसी होनी चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, और स्टूडेंट के वेलफेयर पे, यानी कि जो छात्र हैं उनके कल्याण को बढ़ावा मिले, ऐसा इन पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कोलाबोरेशन के बारे में बात करें तो देखिए पार्टनरशिप होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, यानी पेरेंट्स, कम्युनिटी, जो इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के अगर कोई इंस्टीट्यूट काम कर रहा है तो उससे लर्निंग इकोसिस्टम जो नहीं है, यानी जो सीखने का पारिस्थितिक तंत्र है ना, ये पूरा बेहतर बनता है। करिकुलम डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा डिसाइडेड हो। इसके अलावा बहुत पॉजिटिव माहौल हो और एक स्टैंडर्ड सेट हो ताकि जो टीचर है ना उनको भी पता हो कि हाँ हमें एक तरीके से पढ़ाना है, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं से पढ़ा रहे हैं। तो एक करिकुलम डिज़ाइन भी बेहतर होना चाहिए और इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी मूल्यांकन और जवाबदेही। तो बहुत ही निष्पक्ष, बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इंस्टीट्यूशन कोई ख़ास बच्चों को बस प्रेफर कर रहा है कि किसी बहुत बड़े घर के बच्चे को बहुत ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं क्योंकि वो जो है डोनेट कर रहे हैं पैसे वगैरह। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट प्रैक्टिस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कौन इसकी जवाबदेही देगा, और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए, निरंतर सुधार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए। इससे एक इंस्टीट्यूशन कैसा है, इससे भी टीचिंग लर्निंग इफेक्ट होती है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी टीचिंग को इफेक्ट करता है। तो देखिए हमारा कंक्लूज़न क्या है, हमने आधा यूनिट ये टीचिंग जो हमारा फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का आधा यूनिट कंप्लीट कर दिया। कंक्लूज़न क्या निकला, टीचिंग जो है ना एक बहुआयामी जर्नी है, यानी मल्टी फेसेटेड जर्नी है, जहाँ पर अलग अलग लर्निंग स्टाइल हैं, अलग अलग जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, अडाप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी आप ला सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, तो लर्नर, टीचर, लर्निंग मटेरियल,
सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन कैसा है, टेक्नोलॉजी को कैसे आपने अपने क्लासरूम में, अपने कक्षा में इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं टीचिंग को। और टीचर की कितना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है अपने सब्जेक्ट में, है ना, ये सारी चीज़ें। इफ़ेक्टिव टीचर क्या करते हैं, उनको अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट होते हैं वो। पेडागॉजिकल स्किल यानी शैक्षणिक कौशल उनका बेहतर होता है और बहुत ही हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स यानी नैतिक मानक उनके बहुत उच्च होते हैं और उसको ही मेंटेन करते हुए वो डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं लर्नर्स में, यानी एक बहुत ज़्यादा गहरी समझ को विकसित करते हैं। अगर एडिकेट प्रिपरेशन हो, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कमिटमेंट लाइफ लर्निंग जो है ना, ये अगर हो तो टीचिंग बेहतर हो सकती है। और अगर इन सभी एलिमेंट्स पे ध्यान दिया जाए तो जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं ना, वो मीनिंगफुल लर्निंग जो है वो करा सकते हैं, जिससे कि इंटेलेक्चुअल यानी कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बौद्धिक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी कि भावनात्मक विकास होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी आजीवन सीखने की प्रक्रिया जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। और एक इंगेज्ड सिटीजनशिप, एक जो है नॉलेजेबल सिटीजन जो है वो बच्चा बनेगा, वो अपने अधिकारों को समझेगा, अपने मूल्यों को पर ध्यान देगा और बेहतर लर्नर बनेगा। और एक बेहतर लर्नर की पहचान यही है कि वो समाज को जो है एक बैलेंस में देखे, वो किसी एक तरफ उसका झुकाव ना हो, किसी भी तरीके का कट्टरपंथ उसके अंदर ना हो। तो ये जो है एक एंगेज सिटीजनशिप, एक संलग्न नागरिकता के लिए प्रेरित करता है। और टीचिंग जो है ना, वो क्या करता है, एक तरीके से आप देखोगे तो टीचर एक क्या है, ब्रिज की तरह काम करता है, किसके, लर्निंग गैप को फिल करने के लिए जो लर्नर और टीचर के बीच में है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आई होप कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। ये हमारे जो मैराथन क्लासेस है ना, इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका ये पूरा का पूरा जो 10 यूनिट है वो अच्छे से पूरा कवर होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं एक एक चीज़ को। और थोड़ा आज का लेक्चर ये लंबा हो गया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा हो ये क्लासेस। और ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्लास में भी जुड़े रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।